हेलो बच्चों। आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है संध्या के बाद, जिसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। पंत जी का जन्म 1900 यानी 1900 में हुआ था और ये उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव के रहने वाले थे। पंत जी प्रकृति प्रेमी थे और इनकी बहुत सी कविताओं में प्रकृति के प्रति प्रेम और उसके सौंदर्य का वर्णन देखा जा सकता है। ऐसी ही पंत जी की ये कविता है संध्या के बाद, जिसमें पंत जी ने शाम के समय का बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया है। तो चलिए अब इस कविता का अर्थ पढ़ते हैं और समझते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ढलती हुई शाम अपने सुंदर लाल रंग लिए किसी पक्षी की तरह अपने पंख समेटकर पेड़ के सबसे ऊपर वाली शाखा में जाकर बैठ गया है। कवि के कहने का ये अर्थ है कि सूरज जब ढल रहा होता है यानी शाम के समय कवि को ऐसा लग रहा है कि जैसे सूरज के आसपास जो लालिमा होती है वो कवि को लाल पंखों के समान नजर आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई पक्षी अपने पंखों को समेटकर धीरे धीरे किसी पेड़ की ऊपर वाली शाखा में जाकर बैठ गया है। यानी जब हम सूरज को ढलते हुए देख रहे होते हैं तो वहां पर अगर कोई पेड़ सामने होता है तो ऐसा लगता है जैसे वो धीरे धीरे सूरज ढल रहा है और पेड़ की ऊपरी सतह पर जाकर रुक गया है। और अब सूरज की जो लालिमा है वो अब पेड़ की शाखाओं पर, पेड़ के तनों पर, पेड़ की टहनियों पर नजर आ रही है। आगे कवि कहते हैं कि बहते हुए झरने पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो ऐसा लग रहा है जैसे 100 मुख वाले झरनों से तांबे के लाल रंग की तरह सुनहरी धाराएं बह रही हों। दूर क्षितिज पर नजर डालने पर ऐसा लग रहा है मानो नदी में कोई चमकता हुआ स्तंभ यानी खंबा दिखाई दे रहा हो। क्षितिज उसे कहते हैं जहां एक जगह खड़े रहकर हम ठीक सामने खाली जगह पर कहीं दूर नजर डालते हैं तो वहां पर जमीन और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, उसी को क्षितिज कहा जाता है। तो धीरे धीरे ढलते हुए उस सूर्य को देखकर ऐसा लगता है जैसे नदी में कोई चमकता हुआ स्तंभ यानी कोई खंबा खड़ा हुआ हो। आगे की पंक्तियों में कवि गंगा के जल को चितकबरा बताते हुए कहते हैं कि जैसे गंगा जल में कोई बड़ा सा अजगर थका हुआ लेटा हो। शाम के समय नदी किनारे की जो रेत होती है वो धूप छांव के रंग की तरह दिखाई देती है। जैसे कहीं पर धूप पड़ती है तो वो चमकता है और जिस तरफ धूप नहीं पड़ती है तो उस तरफ अंधेरा जैसा दिखाई देता है। और जब हवा चलती है तब नदी किनारे की रेत सांप जैसी चलती हुई नजर आती है। सूरज का प्रतिबिंब यानी जब परछाई नदी की लहरों पर, नदी के पानी में पड़ती है तो उस वक्त ऐसा लगता है जैसे नदी का नीला पानी पीले रंग के पानी में परिवर्तित हो गया हो, बदल गया हो। और उस पानी में बादलों की जो छवि है वो सफेद चांदी के समान दिखाई देती है। कवि हमें ये बताने का प्रयास करते हैं कि प्रकृति हमेशा परिवर्तनशील होती है। रेत, पानी, हवा ये सभी आपस में एक स्नेह सूत्र से यानी प्यार के बंधन से बंधे हुए होते हैं। हवा पिघलकर पानी बन जाता है और पानी अपने तरल रूप को खोकर ओले के रूप में बदल जाती है और ये सभी प्रकृति के परिवर्तनशील होने से होता है। तो चलिए अब पढ़ते हैं दूसरे पंक्तियों का अर्थ। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि शाम के समय मंदिरों में आरती की तैयारियां चल रही हैं। शंख और घंटे बजने की आवाजें सुनाई दे रही हैं और इनकी ध्वनि से नदी की लहरों में भी कंपन हो रहा है यानी एक वाइब्रेशन सा हो रहा है। कवि को ऐसा लग रहा है जैसे मंदिर का कलश भी शाम के समय की सूर्य की जो लाल प्रकाश की किरणें हैं उनसे चमककर दीपक की लौ की तरह आकाश में ऊपर उठकर आरती कर रहा हो। शाम के समय नदी के किनारे पर विधवा औरतें बगलों के समान दिखाई दे रही हैं जो कि जप और तप में मग्न रहती हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि नदी किनारे पर कुछ विधवा औरतें या कुछ बूढ़ी औरतें जप तप करने के लिए अपने सफेद वस्त्रों में नदी के किनारे पर ध्यान मग्न होकर बैठ जाती हैं। तो वो कवि को इस प्रकार लग रही हैं जैसे बगुले नदी किनारे बैठे हुए हैं। अपने मन में दुख और पीड़ा लिए वो उस दुख को नदी में बहा देती हैं, लेकिन उनके मन का जो दुख है वो बाहर नहीं दिखाई देता।
कवि कहते हैं कि जब दूर आकाश में पक्षी कतार में उड़ते हुए दिखाई देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हल्के अंधेरे में कोई लाइन सी आगे बढ़ रही हो, और उस वक्त उनकी जो चहचहाट है वो पूरे आकाश में गूंज उठती है। शाम के समय घर पर लौटती हुई गायों के पैरों से उड़ने वाली धूल सूर्य की चमक पड़ने से सुनहरी दिखाई देती है, जैसे बादल की किरणें जल रही हो। शाम के समय आकाश में पक्षी बहुत ही तेज स्वर में गूंजते हैं, जो कि तीर के समान निकलती हुई आवाज सी प्रतीत होती है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि शाम के समय पक्षी और गायें अपने अपने घर लौट रहे हैं। किसान भी सारा दिन मेहनत करके थके हुए घर लौट रहे हैं। अंधेरा होते ही सभी जीव जंतु अपने घर जाकर छिप गए हैं। शाम होते ही गांव के बाजार के व्यापारी या दुकानदार जो भी होते हैं वो नाव में बैठकर अपने अपने घर लौट रहे हैं। कोई ऊंट पर है, कोई घोड़े पर है, कोई खाली बोरों पर बैठा हुआ है और कुछ बैठे हुए हुक्का पी रहे हैं। सर्दियों की रात चारों ओर सुनसान सा हो रहा है। धीरे धीरे शाम ढल जाने के बाद रात की छाया यानी रात गहराती जा रही है और धीरे धीरे सब कुछ अंधेरे में डूबता जा रहा है। खेत, घर, बाग, बगीचे और पेड़ सभी अंधकार में हो गए हैं, अंधेरे में समा गए हैं। रात के समय में कोई गाड़ी वाला विरह के यानी बिछड़ने के गीत गाते चला जा रहा है। कुत्ते भौंकते और लड़ते दिखाई देते हैं। सियार की भी आवाज सुनाई दे रही है। इनके स्वरों में मानो दुखी रात को भी एक आवाज मिल रही है। इन पंक्तियों में कवि प्रकृति का और भी वर्णन करते हुए कहते हैं कि गांव में शाम होते ही गांव के माली की झोपड़ी से धुआं उठने लगता है। यानी शाम होने पर लोग जब खाना बनाने के लिए अपना चूल्हा जलाते होंगे तो उसमें से धुआं उठता हुआ दिखाई देता है और धुएं की ये धार हवा में तैरती हुई नीले रेशम की हल्की जाली के समान दिखाई देती है। छोटे मोटे गांव और कस्बे के आसपास जो दुकानें होती हैं तो उनके दुकानदार रोशनी करने के लिए अपने दुकान में बत्ती जला देते हैं, यानी थोड़ा उजाला कर देते हैं। सर्दियों की रात में इसकी रोशनी भी हल्की दिखाई देती है। आगे की लाइनों में कवि गांव के लोगों के जीवन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि गांव के गरीब लोग टीन की डिबरी में बत्ती लगाकर उसे जलाते हैं, जिसकी रोशनी बहुत कम होती है और उसमें धुआं ज्यादा निकलता है। इसकी धीमी रोशनी में उनके मन का दुख उनके आंखों के सामने जाल बुनता हुआ दिखाई देता है, यानी उनके मन का दुख उनके आंखों के सामने पानी बनकर बह जाता है। कवि बताते हैं कि ये एक छोटी सी बस्ती है और यहाँ की दुकानों में ग्राहक ना के बराबर आते हैं, यानी बहुत कम आते हैं, जिस वजह से उनसे कोई लेन देन की बात भी नहीं की जा सकती। ऐसा लगता है मानो दीपक की लौ के आसपास उनके सुख दुख की आशाएं भी मंडराती रहती हैं, यानी वो लोग अपने साथ जीवन में कुछ अच्छा होने की आशा लिए बैठे रहते हैं। इन पंक्तियों में कवि गांव की गरीबी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि गांव में गरीबी का राज है, जिसे देखकर एक कांपती हुई लौ के साथ उनका मन भी दुखी हो जाता है, यानी जैसे कोई लौ हवा से हिलती रहती है, इसी प्रकार कवि कहते हैं कि उनका हृदय भी उनके दुख को देखकर दुखी है और उनके चेहरे पर एक निराशा सी छाई हुई है। लेकिन वो अपने दुख को प्रकट नहीं करते, यानी किसी से बताते नहीं हैं, चुप रहते हैं। शाम के समय का जो हल्का सा प्रकाश है, जो रोशनी है, वही उनके मन की छुपी बातों को जाहिर करता हुआ नजर आता है। कुछ ही देर बाद पूरा गांव अंधकार में डूब जाता है। पूरे गांव में घनघोर अंधेरा हो जाता है और ऐसे निराशा भरे समय में गांव का एक छोटा सा दुकानदार अपनी सुध तक भूल जाता है, यानी वो हिसाब तक लगाना भूल जाता है। गांव की जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, जिनकी परचून की दुकान होती है, वो बहुत सिमटी हुई सी लगती है। छोटा मोटा बहुत ही कम सामान उसमें होता है, जिसकी बिक्री भी कम ही होती है। और ऐसे शांत वातावरण में गांव का वो छोटा सा दुकानदार अपने अंदर एक हीन भावना का अनुभव करता है। वो अंदर से बहुत बेचैन होता है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं एक मनुष्यता की भावना है, जिससे उसे अपने असफल जीवन का एहसास हो रहा है। इन पंक्तियों में कवि गांव के लोगों की गरीबी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि गांव के लोग बहुत ही गरीबी में जीवन जी रहे हैं। वो बहुत ही दुखी, बेइज्जती और घृणा की भावना के शिकार हैं। गरीबी के कारण भूखे प्यासे रहते हैं
उनकी इच्छाएं कहीं मर सी गई हैं, क्योंकि वे इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो पाती। ऐसे कमाने का भी कोई साधन नहीं है। गांव का दुकानदार इस प्रकार अपनी दुकान की गद्दी पर बैठा रहता है जैसे कोई मरे हुए अनाज की ढेरी। उसकी दुकान में बिक्री नहीं हो पाती, जिस कारण बिक्री करवाने के लिए वो कभी कभी झूठ भी बोल देता है। बहुत कोशिश करने पर भी वो इस दुकानदारी से अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाता। उनकी स्थिति इस प्रकार है कि उनके पास पक्का घर भी नहीं है और पहनने के लिए साफ कपड़े भी नहीं। न उनके पास पैसा है और न मन में कोई सुख। सर्दी से बचने के लिए उसके पास मात्र कपड़ों की बनी एक गुदड़ी है, जिसे वो अपने शरीर पर डाले रहता है। दुकानदार सोच में पड़ जाता है कि उसका जीवन इतनी मजबूरी में क्यों बीत रहा है। इन पंक्तियों में कवि गांव के उस दुकानदार के बारे में बताते हुए कहते हैं कि गांव का छोटा दुकानदार ये सोचता है कि वो शहर के बड़े दुकानदारों की तरह क्यों नहीं बन पाता। उसको भी महाजन यानी बड़ा बनने का अधिकार है। कभी कभी वो ये नहीं समझ पाता कि उसकी तरक्की का साधन किसने रोक दिया है और उसकी उन्नति क्यों नहीं हो पा रही है। वो ये सोचता है कि संसार की इस व्यवस्था में बदलाव क्यों नहीं हो सकता। उसका ये मानना है कि सभी के कर्म गुण के आधार पर आय का भी बंटवारा होना चाहिए। कवि ये कहते हैं कि गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में अपने अपने बारे में ही सोचते हैं, लेकिन सभी लोगों को मिलकर एक नए संसार का निर्माण करना चाहिए कि सभी लोग शोषण से मुक्त हो सके और इस धन पर पैसे पर पूरे समाज का समान अधिकार रहे। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि गरीबी सभी पापों की जड़ है, लेकिन लोगों के जीवन में जो पाप है, दुख है और डर है, ये सभी मिट जाने चाहिए। हर किसी को सुंदर मकान, कपड़े, स्वस्थ शरीर, ये सभी मिलना चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति के लिए कोई एक व्यक्ति दोषी नहीं है, बल्कि ये पूरा संसार और इसकी परंपरा ही इसके लिए जिम्मेदार है। लोग दुखी हैं, उनके मन में दुख है, लेकिन लोगों में अगर उनकी मेहनत का फल आपस में बंट जाए तो पूरे देश की जनता भी सुखी हो जाएगी। गांव का एक अकेला छोटा सा दुकानदार बैठे हुए पूरे संसार के सभी लोगों को सुखी देखने का सपना देखता है, लेकिन तभी अचानक वो सपना टूट जाता है जब गांव की एक बूढ़ी महिला उससे आधा पाव आटा खरीदने के लिए आती है। फिर वही दुकानदार कम तोल करके आटा उस बूढ़ी महिला को दे देता है और धीरे धीरे फिर से सारा गांव नींद में डूब जाता है, जैसे एक नींद रूपी अजगर इस पूरे गांव को निगल रहा हो।